बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी पेश खिदमत हैं और मेरे साथ हुमायूं मुगल साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना वर्सटाइल। एक शख्स के अंदर बहुत सारी खूबियां हो, वो बिजनेसमैन भी हो, जर्नलिस्ट भी हो, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो, वो सारी खूबियां आपको हुमायूं मुगल साहब में मिलेंगी। आज का मौजूद जिसके ऊपर मैंने हुमायूं मुगल साहब को दावत दी है, वो है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को एटम बम का गिराना, जो कि दूसरी जंग अजीम के दौरान हुआ। तकरीबन एक बॉम्ब के नतीजे में 1 लाख के लगभग लोग उसके अंदर अजल का शिकार हुए। अब अगर आप दुनिया में जंगों की तारीख को देखें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन आपको नजर आती है। 30 ईयर्स वॉर्स हो, 100 ईयर्स वॉर्स हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी जंग अजीम में कहा जाता है यूरोप के तकरीबन 70% शहर और इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो तबाह हो चुका था। अगर आप रशियंस की कैजुअलिटी देखें तो वो कई मिलियंस में आपको नजर आती है। तो क्या इस तरह की जो चीजें हैं और जो हिरोशिमा और नागासाकी की जो याद मनाई जाती है जापान में, उससे हम साउथ एशियंस क्या सबक सीख सकते हैं, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनके दरमियान में बहुत सारे इशूज हैं, स्पेशली कश्मीर का मुद्दा है। और दोनों मल्टीलेटरल फोरम्स पर भी ये इशू हल नहीं हुआ और बायोलेटरल लेवल के ऊपर भी ये इशू हल होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हुमायूं मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत हुमायूं मुगल शुक्रिया साहब ये बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर। हुमायूं मुगल साहब ये बताइएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरे और कल 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर जो गालिबन लिटिल बॉय था और नागासाकी के ऊपर फैट बॉय था, 9 अगस्त को बॉम्ब गिराए गए, ड्रॉप किए गए। और ये पहला तजर्बा था दुनिया में। किसी ने इतनी बड़ी तबाही या इस बम के इफेक्ट्स को नहीं देखा था। हालांकि जर्मनी में इसका तजर्बा हो चुका था, लेकिन एक्चुअली इसका जो गिराना था वो फिर जापान के ऊपर गिरा। और जापान के ऊपर गिराना क्यों जरूरी था, उसकी बहुत सारे रीजंस दी जाती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि दुनिया को दिखाना था अमेरिकन ताकत, और बुशिडो जो कल्चर था वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था, उसकी वजह से जापान। और उसके साथ साथ रशियंस को एक मैसेज देना था। तो बहुत सारे रीजंस थे। आप बताइए कि जापानीज के अंदर इस तारीख के हवाले से क्या फीलिंग्स हैं, वो इसको मनाना क्यों कर जरूरी समझते बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आज तकरीबन कल से गया था मैं हिरोशिमा में। वहाँ पे दो चीज मतलब पीस सेमिनार भी थे मेरे, और इसी टॉपिक पे बात हुई वहाँ मेरे सेमिनार का। क्रॉस टॉक भी हुई है। और जापानीज की जो मेरी फीलिंग मैंने इस दफा समझी है कि बेसिकली देखिए कि ये विक्टिम है सारे ना, जापानीज जितने भी हैं। हैं? और अभी तक ये 78 साल हो गए हैं इनको, 78 ईयर्स हो गए हैं। और इस दफा जो है तकरीबन वो वहाँ पे तकरीबन 111 मुल्कों के एम्बेसडर आए हैं इस वक्त। उन्होंने अटेंड किया प्राइम मिनिस्टर के अच्छा। साथ। जी। और अफसोस की बात है इस वक्त हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब नहीं हाजिर हो सके, कोई मजबूरी होगी उनकी। लेकिन ये कि 111 मुल्कों के एम्बेसडर आए हैं और उनके सामने उन्होंने एक पीस मैसेज दिया कि भाई मैसेज ये गया असल में। वो कह रहे थे कि हम इसको पीस प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक मसला ये कि इस दफा जो मैंने उनकी कवरेज की है, मैं बताऊंगा कि मेरा ख्याल है टीवी पे ना तो वो दिखाएंगे कभी किसी जगह, जापान में तो दिखाएंगे नहीं उस चीज को। मैंने उसको जो कहते हैं ना बिहाइंड द कैमरा, उसको आज रिकॉर्ड किया है कि जो लोग इसके अगेंस्ट थे, अच्छा। बहुत बड़े एहतजाज हुए हैं पीछे। जापानीज मीडिया में भी नहीं उसको दिखा रहे अभी इतना। इन्होंने ये एहतजाज अच्छा। किया। इन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा G7 समिट हुआ है यहाँ इसी हिरोशिमा में 2 महीने पहले। उसमें बाइडेन भी, प्रेसिडेंट बाइडेन भी आए हैं और उनके उक्राइना के रूस्किन भी आए हैं। तकरीबन 7 मुल्क जितने भी हैं सब ने आके। और वो उसमें जापानीज कहते हैं कि जो आपका प्रेसिडेंट आया या यूक्रेन का जेलेंस्की, वो पैसे लेने आया और आपसे ये मतलब हथियार लेने आया, मांग के चला गया। आपने उसको पैसे क्यों दिए और ये पैसे वो यूज करेंगे जंग के लिए? तो उन्होंने कहा आपने पीस डिक्लेरेशन तो की नहीं यहाँ से। हालांकि चाहिए था कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से पीस मैसेज देना चाहिए, लेकिन यहाँ पीस मैसेज नहीं गया। जिसकी वजह से अवामों इनकी जापानी अवाम में बड़ा गुस्सा पाया गया आज दफा। बहुत बड़े यहाँ पे ना एहतजाज हुए पीछे। मैं उसके बैकग्राउंड की सारी आज मैंने फुटेज आपको भेजी है, आप उसके देखिएगा। और उनका कहना यही था कि हम एक तो नो वॉर, ये तो नहीं कहते कि ये जो न्यूक्लियर जो है ना, पहले तो कहते इसको खत्म किया जाए, चाहे वो अमेरिका हो, कहते हैं इसको फेंकें आप। जब तक आप इसको नहीं फेंकेंगे दुनिया के अंदर अमन नहीं कायम हो सकता। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर, ये क्योंकि न्यूक्लियर इनकी एटॉमिक एनर्जी है, इसी के ऊपर बिजली बनाते हैं जापानी। उन्होंने कहा इसको भी आप खत्म करें, नेचुरल वे के अंदर जो नेचुरल एनर्जी है ना, ग्रीन एनर्जी, उससे डैम बनाएं जैसे हमारे पाकिस्तान में है। तो कह लगे ये जब तक आप हम ये न्यूक्लियर के जो ना ये एटॉमिक एनर्जी को खत्म नहीं करेंगे, अमन नहीं हो सकता। और उस अमन के लाने की वजह से ये क्या, उनका G7 जो समिट था वो बिल्कुल नाकामी हुई, इसकी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और पूरी दुनिया। अच्छा, ये
मुगल साहब ये बताइएगा कि जापान के अंदर, जिसका मैंने इंट्रो के अंदर जिक्र किया, बोशिडो कल्चर, जी जी। उसका ये था मफहूम के एम्परर की जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, वो आपकी लाइफ से ज्यादा अफजल है। जी लिहाजा अगर आपकी लाइफ उस पर कुर्बान भी हो जाती है तो उसका कोई नुकसान नहीं या उसका कोई दुख नहीं। इसी यस। वजह से जो जापानीज प्लान थे, उन्होंने जो अमेरिकन जो शिप्स थे उनकी चिमनियों में जाके खुदकुश हमले किए, एक किस्म का हिट किया है अपने जहाजों को। तो क्या वो बोशिडो कल्चर इस वक्त भी मौजूद है, या हिरोशिमा और नागासाकी के बाद उस कल्चर के अंदर आपको तब्दीली नजर आती है, और एम्परर की इस वक्त क्या उसकी हैसियत है? अच्छा, वो एम्परर तो वो उसको वही जो आपने ऐसे जिक्र किया, वो उसकी रिस्पेक्ट है अभी यहाँ पे। इसको जापानीज में कामिसमा बोलते हैं कि खुदा का खलीफा है वहाँ। खुदा तो नहीं मांगते, कहते खुदा की जगह दूसरी, अच्छा, खुदा का खलीफा है ये। तो ये मजहबी एक, रिप्रेजेंटेशन है। यस, उसके अंदर है। और बुशिदो का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो अभी तक है, इनके मौजूद है, इनके माइंड में है। लेकिन ये उसको क्या कि उसको उन्होंने डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं कि हाँ वी आर डेमोक्रेट, लेकिन है ये नहीं है डेमोक्रेसी। दे आर रिच ओरिजिनली, दे आर बुशिदो। इनका जो है ना कल्चर, इनके थॉट्स वही हैं, अभी तक चेंज नहीं हुए। और ये आज एक अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, वो भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। और क्या है, उन्होंने कहा कि अमेरिका आके हमसे माफी मांगे कि तुमने हमारे इतने लोगों के साथ जुल्म किया है, और ये विक्टिम है सारे जापानी। तो कहते हैं कि इस ये जो एटम जो है इसको खत्म करने के, और बहुत बड़े यहाँ पे जुलूस निकले हैं इस दफा, इतना होता है। लेकिन जापानी मीडिया में नहीं दिखा रहे उसको, तो इसकी वजह से कि अगर वो एम्परर उसका दिखेगा तो उसका दिल बर्दाश्त हो जाएगा कि ये तो अमन खत्म हो रहा है जापान में। तो ये कि जापान के जो है ना, एम्परर इज लाइक का हाईएस्ट आपके लिए स्पिरिचुअल प्रीस्ट है इनका। जैसे वो आपका वेटिकन का है ना, और वो बिशप है, पॉप है, वो इसको ये मानते हैं। और उसकी सारी बात, कोई भी मसला होता है तो एंड पे अगर जो हुकूमत काम नहीं कर सकती तो एम्परर आके फिर वो अपना सारा बयान देता है, उसके बाद सारे क्लियर होते हैं। तो ये जो ना इसकी अभी तक रिस्पेक्ट है। और जापान में डेमोक्रेसी में तो सिर्फ नाम और दिखावे की है, वो भी अमेरिका की वजह से। लेकिन इनका वो माइंड सेट अभी तक चेंज नहीं है। दे आर बुशिदो, यू आर राइट। अच्छा मुगल साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि अमेरिकन को चाहिए कि वो उनसे माफी मांगे। हमने देखा फॉर इंस्टेंस ओकिनावा के अंदर अमेरिकन की कैजुअलिटी अगर हम देखते हैं, फिगर उसकी देखते हैं तो तकरीबन 1,000 है, और जापानीज की अगर हम देखते हैं तो 1 लाख, यस। तकरीबन 1 लाख कैजुअलिटीज हैं उसको डिफेंड करते हुए, ओकिनावा के आइलैंड को। तो क्या इस हिरोशिमा का जब भी इवेंट आता है और नागासाकी का, तो उसके नतीजे में, चूंकि बिल्डिंग सब भी मौजूद है, म्यूजियम्स मौजूद है, उसके असरात भी मौजूद होंगे, जो जमीन के अंदर से उस तरह की खेती बाड़ी नहीं हो रही, जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे ख्याल में पैदाइशी बच्चों में। तो क्या एंटी अमेरिकन फीलिंग्स जो है वो मौजूद है? क्योंकि 90s में मैं सुनता था, लेट 90s में, कि प्रोटेस्ट होते थे और अमेरिकन बेसिस जो वहां पे थी, वहां पे कोई खवातीन के हवाले से एक्सप्लॉइटेशन भी थी, उस हवाले से प्रोटेस्ट भी हुआ करते थे कि निकालें अमेरिकन फोर्सेस को, इनकी बेसिस को खत्म करें। तो क्या अब भी वो शद्दो मत से वो चीज मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो मौजूद है अभी। और इस वजह से इस दफा तो बहुत मैंने देखा, वो आपको जापानी तो नहीं समझ आ रही होगी, मैंने उसको ट्रांसलेट करके क्लिप्स कुछ भेजे, आप देखिएगा। वो तकरीबन हजारों की तादाद लेके आए, उन्होंने एजिटेशन किया है। और मतलब अंदर तो नहीं जा सकते थे, मैं बाहर उनको कवर करता रहा, क्योंकि अंदर तो वही आम मीडिया वही कवर कर रहा था, पीस मैसेज जा रहे थे सबके, जो उन्हें पढ़ के तकरीरन लिख देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इस दफा जो मैंने जापानी अवाम को देखा है कि इनका अंदर जो बुशिदो का जो स्पिरिट है ना, वो बाहर आ रही है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका आके हमसे माफी मांगे। लेकिन उसको, जिस बात को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, जब प्रेसिडेंट ओबामा थे, बराक ओबामा यहाँ आए थे, उसने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उसने आगे सबको गले लगा के एक हिसाब से उसने बड़ा अच्छा किया। उस वक्त पीस जा रहा था प्रोसेस। लेकिन कंट्रोल जब से करने की कोशिश। उसने बड़ी कोशिश की है, पहली दफा मेरे ख्याल है कि एक्टिव प्राइम प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है, वो आया और उसने आके उनको गले लगाया और माफी तो नहीं मांगी, उनके लिए दुआ की, कि ही इज अ स्पिरिचुअली, वो क्रिश्चियन था सही, जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल मैन। लेकिन जैसे ही अभी चेंज हुआ, ट्रंप आया और उसके बाद बाइडन आया, और बाइडन की वजह से तो ये लोग इतने खुश नहीं है, कहते हैं कि ये तो जंग कर रहा है। और कहते हैं कि जितने भी जंग में तो विक्टिम होते हैं सारे, कहते हैं सबसे ज्यादा विक्टिम जापानीज हैं। और इस वक्त कह रहे हैं कि यूक्रेन को भी देख लें, रशिया को भी देख लें, ये उसकी साइड नहीं लेते। कहते दोनों साइड से विक्टिम ही आ रहे हैं, जो भी जंग में मारा जाएगा, बच्चे, औरतें, आम पब्लिक मारी जाती है। तो उसको जो है ना, जंग खत्म करने की जब तक आप उसको एक्शन नहीं लेंगे, पीस प्रोसेस जो है ना, बायलेटरल नहीं बल्कि बाय फोर्स जो है ना, अमेरिका को अभी इन्होंने थ्रेट करना शुरू किया कि आप आके हमसे माफी मांगो, और इसको जो जितने भी वो कहते हैं सीटीबीटी पे साइन करो, और पहले खुद फेंको इसको, जो आपके पास एटॉमिक जितने हथियार हैं, जिन जिन मुल्कों में भी हैं। खासतौर पे हमारे पाकिस्तान के भी यही कहते हैं, मैं अभी जाता हूँ, मुझे कहते हैं यार तुम्हारे पाकिस्तान के भी पास एटॉमिक है, फेंकता क्यों नहीं है? मैंने कहा यार वो इंडिया की वजह से रखा है। कहते हैं ये तो कसूर है इंडिया वाले, कहते हैं पाकिस्तान की वजह से रखा हुआ है। तो ये कहते हैं ये एक्सक्यूज है आप लोगों का, नहीं वी डोंट नीड, हमसे आके सीखो, हमारे साथ क्या हुआ है, इसको यूज तो आप कर ही नहीं सकते।
कर नहीं सकते हो तो रखने की जरूरत क्या है आपको? तो सबसे पहले उन कहते हैं अमेरिका को फेंकने की जरूरत है, उसके बाद रशिया को फेंकने की जरूरत है, फिर जितने भी ये यूरोपियन कंट्री है इन्होंने हजारों की तादाद में रखे हुए हैं मिसाइल, एटॉमिक मिसाइल। तो कहते हैं पीस कैसे होगा दुनिया के अंदर? ये आज इनका बहुत बड़ा मैसेज था, और मैंने तकरीबन 8-10 लोग इंटरव्यू किए हैं जापानियों के, आम पब्लिक के, वो सबकी ये मैसेज था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नो वॉर, ओनली पीस, नो न्यूक, वी वांट अ पीस। ये उनका मैसेज था सर। अच्छा मोगल साहब, ये बात बड़ी आपने इंपॉर्टेंट कही, चूंकि एनपीटी और सीटीपीटी, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि ये दो रिजीम्स जो हैं ये अमेरिका की तरफ से लॉन्च हुई है, लेकिन अमेरिकन इसके सिग्नेटरी नहीं है। Yes. और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये दोनों रिजीम सक्सेसफुल आपको नजर नहीं आती। जहां तक इंडिया पाकिस्तान का मामला है, हम तो इंडिया की वजह से नहीं रखते, सॉरी, गिव अप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने तजर्बा किया 1970s के अंदर। एटम फॉर पीस प्रोग्राम जो उनको कनाडा से मिला था, उसका गलत इस्तेमाल हुआ। लेकिन इंडियंस का जो जस्टिफिकेशन है वो पाकिस्तान नहीं, वो चाइना की तरफ इशारा करते हैं कि उनसे उनको बुनियादी तौर पर थ्रेट है। लेकिन यही सवाल खुद अगर जापानीज से पूछें कि अगर वो पीस चाहते हैं, तो चले माजी में जो हुआ चाइना के साथ, उनके जो इख्तलाफात थे वो तो अपनी जगह पे थे। लेकिन अब अमेरिकन जो एशिया पैसिफिक अलायंस, जैसे एशियन नेटो कहा जा रहा है, जिसके अंदर क्वाड के अंदर वो शामिल हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि वो जो पीस की जो राह है जो आवाम चाहती है, उमूमन जापान की गवर्नमेंट उस तरह की पॉलिसीज को परसू करते नजर नहीं आ रही, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिस्टम का जो इम्पैक्ट है उनके बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर पर, वो नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, वो आज तकरीबन वहाँ कल एक सेमिनार था, उसमें यंगस्टर तकरीबन 100 दो 100 के 2 से फिलोसफर, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग थे, उनके साथ मेरी डिबेट हुई है। और मैं असल में पीस मैसेंजर हूँ, वहाँ पे मुझे बुलाते हैं इसलिए कि मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। मेरा पीस मैसेज कि नहीं भाई, अमन होना चाहिए, आई लव, क्योंकि मैं इनकी फिलोसफी को समझ गया हूँ, इनके बुशिदो की स्पिरिट को आई नो वेरी वेल। मैंने उसको स्टडी किया है, तो इसलिए दे रिस्पेक्ट मी वेरी मच। तो मैंने कहा नहीं, आप बुशिदो में वापस आए, आई लव यू बुशिदो। तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो हमारी है वो सही डिसीजन नहीं ले पा रही, खासतौर पर इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है किशिदा, वो इज वेरी वीक। वो कहते हैं बस वो जैसे अमेरिका कह रहा है आप उसकी मानी जा रहे हो। यस, दे नो दैट। तो कहने लगे जब से इनका वो जो पहला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था ना, आबे आबे शिंजो, ही वाज ग्रेट मैन। वो उसको बड़े तरीके से पेश लेके आ रहा था, आबे शिंजो। लेकिन उसको वो एसेसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया गया पिछले साल, पहली दफा जापान में हो नहीं। ही वॉज वेरी फेमस। यस, ही He was very famous not only in Japan but all over the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड सर, ही वाज अ लीडर, जिसे कहते हैं ना कि हाउ टू, वो समझता था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे करनी है और जापान को अपने रोल कैसे करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे वो अब मौजूद नहीं है, अब इनकी लीडरशिप में बड़ी कमजोरी आ गई है, तो कोई इनको लीडर नजर नहीं आ रहा। तो इनका भी हिसाब है, कह रहे हैं बस अब गाड़ी चल रही है, चलने दो इसको। तो यहाँ पे भी अब इलेक्शन होने लेकिन वाले। चाइना चाइना के हवाले से क्या बिहेवियर में तब्दीली आ रही है जापानीज चाइना पीपल चाइना को? अब काफी हद तक सर, ये जो चाइना ने अपना एक बनाया ना, वो जो G7 के G9 एक समिट, उसमें देखा आप, वो सऊदी अरब भी जा रहा है उनका, ये तो रशिया भी उसमें जा रहा है, और इंडिया भी है उसमें, बल्कि पाकिस्तान भी है। तो ये बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये चाइना क्या कर रहा है। तो ये कहा नहीं, अब ये शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है ये अमेरिकन साइड पे, ये यूरोपियन साइड पे है। तो दिल से तो ये चाहते हैं, मानते हैं, इनकी आवाम जो चाहती है कि यार हमारा जो एशियन के साथ, हम एशियन है, आप एशियन के साथ ग्रुप करें, एशियन के साथ अपने अलायंस बनाएं। लेकिन इनका सारा अलायंस बना है अमेरिका और यूरोपियन के साथ। तो अवाम जो है ना वो 100% मैं बताऊं वो बिशिदो और एशियन है। लेकिन मजबूरी आपको पता है, जहां भी आप पावर होती है ना ऊपर गवर्नमेंट की, सारा तो हैंडल उसने करना होता है। तो ये प्रॉब्लम है इनके साथ यार। अच्छा मुगल साहब, वहां पे इंडियंस भी रहते होंगे, पाकिस्तानी आप लोग भी वहां पे रहते हैं और मुलाकातें भी रहती होंगी, और उस तरह की बहस मुबाहिसा कभी कभी होता होगा जो इवेंट्स विद इन कंट्री हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हो या फॉरेन इंडिया में हो रहे हो। तो क्या वहां पे ये बहस बहस होती है कि दुनिया ने तो जंगें लड़के देखनी है, और वो पेन भी उन्होंने बियर किया है जो अब तक पाकिस्तान और इंडिया ने वो पेन बियर नहीं किया, जंग होती क्या है और न्यूक्लियर जंग क्या होती है। तो क्या ये बहस होती है और क्या ये बात होती है कि यार हम भी कोई अमन के साथ रहना सीखें, कोई आगे बढ़ें। स्पेशली इंडियंस, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो रीजन के अंदर सिर्फ धौंस के जरिए से जो कुछ करना चाहता है, स्पेशली वीजा भी पाकिस्तान, हम भाई क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, फिर कहते हैं हम बातचीत बातचीत नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस दफा शहबाज शरीफ साहब ने 2 दफा ये बात कही है। और बिलावल भुट्टो साहब भी जब जाते हैं, और जब इंडिया में गए थे एससीओ की समिट में, तो इस तरह की उन्होंने वहां पे भी बात की। तो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस डियास्पोरा जापान के अंदर की ये बिहेवियर कब तक चलेगा? सर मैं यहाँ पे रहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, ना मेरे जो ज्यादा दोस्त है इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और जब से उनसे बातों को उनके पब्लिक पास तो ज्यादा इल्म होता है, ज्यादा उनके होता है। पास तो ग्राउंड
हाँ, फैक्ट्स उनके पास होते हैं। ग्राउंड रियलिटी होती है। तो एक दो दफा ये हुआ कि मैंने कहा यार मैं आपका इंटरव्यू करना, कहते हैं नो मिस्टर मगर, नो नो नो। कहते कैमरे के सामने हम बात अच्छा। नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बातें करते हैं रियली, जब हम बैठते हैं तो रियली वो हाँ। इंफॉर्मेशन चेंज होती है। लेकिन जब मैंने कहा यार आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, तो वो कहते हैं यार ये सारा पॉलिटिक्स का मसला ऊपर चल रहा है, हम जापान में रहते हैं, हम ये पॉलिटिक्स को ना ही छेड़े तो अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए, कि रहते हैं यहाँ पे जापान में ना हम। तो कहते हैं जब हमने वहाँ इंडिया जाना होता है तो फिर हमारे वहाँ की गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी आप, कि भैया आप क्या पाकिस्तान की साइड ले रहे हो। लेकिन दे रियली दे लव पाकिस्तान। मेरे जो जितने कुछ लेडीज हैं और जेंटलमैन भी हैं, उनके साथ मेरा लंच होता है, डिनर होता है, बुलाते हैं मुझे, तो ये बहस होती रहती है कि वो कहती है ये कब तक लड़ते रहेंगे हम लोग। तो कहते हैं हम जाके, कोई ऐसा बंदा नहीं है जाके दोनों मुल्कों को समझाया जाके कि यार आपस में जो है ना अमन कायम करो। और यही बात आज जो थी, आज मेरा एक सेमिनार था कल, जो मैंने तकरीबन वो यहाँ के जेआईसी बोलते हैं, जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जापान की है, बहुत बड़ी है, तकरीबन 50,000 अच्छा। मेंबर्स हैं। उसपे मैंने स्पीच की और उन्होंने मुझे यही पूछा, कहने लगे यार कि आप मुगल साहब आपका क्या ये जो पुतिन का, ये रुस्किन का जो है उक्राइना और रशिया जंग कैसे खत्म हो सकती है। मैंने कहा यार बड़ा आसान काम था, जब आपका G7 समिट हो रहा था यहाँ पे, सिर्फ आपने 7 बंदों को बुला लिया, वहां पुतिन को भी इनवाइट कर लेते और एक बियर उसको भी पिला देते, दोनों ने अगर वो चेयर्स करते तो यहाँ ही मसला हल हो रहा है। कहते ना आपने उसको देखा है, ना आपसे मिले हैं, ना बैठे हैं, बातचीत ही कर ली, माइंड क्या आपने बना लिया कि आपका दुश्मन है वो। तो वो तो सारा पॉलिसी आपकी हम्म। माइंड है ना, माइंड बिल्ड है। तो आज तक किसी के साथ आप, एग्जैक्टली। जैसे आपके साथ बैठा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ, आई थिंक यू हैव टू नो फर्स्ट, किसी बंदे के साथ बैठ के आप पहले चाय पिए, उसके बाद आपको पता लगेगा बातचीत क्या करनी है। आज तक इन्होंने आपस में चाय क्या पीनी है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पसंद करते, तो लड़ाई तो होगी यहाँ पे। यही हम्म। बात है, मैं चाह रहा हूँ इंडिया की भी है, अगर इंडिया भी है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएं, एक दूसरे को चाय पिलाएं, दोनों चाय पिलाने में माहिर हैं इस वक्त, चाय पी के बात करें, मेरा काम ठीक हो जाए। लेकिन ये कि टेबल पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं। उस साइड पे भी इंडिया भी कहेगा नहीं यार हमने चाय नहीं पीनी। तो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है ना, कश्मीर का मसला है, कल भी यहाँ कश्मीर का वो यहाँ उन्होंने एहतजाज किया यूनाइटेड नेशन के सामने, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अच्छा। वो करते रहते हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा एम्बेसी में भी एक प्रोग्राम था वहाँ पे, तो ये वही कि अच्छा। हाईलाइट करते रहते हैं इस चीज़ को। लेकिन है कि अब वो उसको कि वो बस एक फंक्शन करके मना के चले जाते हैं, फिर साल आएगा जी, फिर आएंगे 6 5 5 अगस्त को फिर मनाएंगे जनाब कश्मीर डे को, बस वो एक सेलिब्रिटी करके चले जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसको एक्शन लेने की ज़रूरत है दोनों गवर्नमेंट लेवल पे। मेरा ख्याल है अभी जो भी नई हुकूमत आई उसको मैं ये एडवाइस करना, अगर वो बिलावल भुट्टो के साथ मेरी डायरेक्ट बात हो जाती, मैं उसको एडवाइस करना था, क्योंकि ही हैज़ अ पीस बिल्डर माइंड, ही नोज़ हाउ टू डू दैट। उसने मेरे ख्याल है वो कर जाना है काम, कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनी खत्म करें और बिज़नेस करें आपस में, सारे काम ठीक हो जाएँगे। अच्छा, मोल साहब, आखिरी बात, ये म्यूजियम भी इन्होंने बनाए हैं, जी, यानी जो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरे उसके बाद उन्होंने म्यूजियम भी बनाया, वो जगहें भी उन्होंने सिक्योर करके रखी हैं। जी। बच्चों को तालीम में क्या किस तरह से सिखाते हैं, यानी अपनी जो हिस्ट्री है उनकी, चाहे वो अच्छी हिस्ट्री है और पेनफुल हिस्ट्री है, वो दोनों को रिटेन करते हैं और उसको ओन भी करते हैं। तो जो बच्चे हैं, अगर आपने विजिट पे किया होगा स्कूल्स में, तो उनकी साइकी पे इसका क्या इम्पैक्ट है? क्या उससे उनको कोई ऐसी लर्निंग होती है जिससे वो सबक सीखें कि जंग अच्छी चीज नहीं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पीस की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें सिविलाइज देना चाहिए, क्योंकि जंग का असल मजा जो है वो चख चुके हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी न्यू जनरेशन को। इस हवाले से म्यूजियम्स कितने हैं वहां पे, पार्क इस हवाले से कितने हैं, बिल्डिंग्स ऐसी कितनी है जो उन्होंने सिक्योर की हुई है? सर यहाँ पे तकरीबन हिरोशिमा में तो एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, आज वहाँ पे इनके प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, बल्कि वो एम्बेसडर सबको लेके गए हैं, दिखाते हैं सारा, जो भी कुछ हुआ इनके साथ। और वो पूरी उसमें क्या क्या है म्यूजियम में सर? उसमें सर जो विक्टिम के लोग थे वहाँ उनकी वैसी वो वर्दियाँ पड़ी हुई हैं, और जैसे जो जो घर चले गए थे उनकी वीडियोस चल रही हैं, अंदर फिल्म चल रही हैं, उस वक्त की जो फोटोग्राफ्स हैं, पूरी गैलरीज है, वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कभी आपको, मेरे पास भी विक्टिम की सारी उनके मौजूद हैं, कि भाई ये जो असरात अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि 78 साल में भी लोग उसकी वजह से बीमारियों में मौजूद हैं, बल्कि उनके लोग भी हैं वहाँ के लेक्चर देते हैं वहाँ पे। और उस चीज़ को दिखाने के लिए स्कूलों के बच्चे हर साल 2 दफा वहाँ हिरोशिमा नागासाकी जरूर ले, मेरे बच्चे भी गए हैं, मेरे बच्चे भी हाफ जापानीज हैं, उनको जाके दिखाते हैं कि यार जंग अच्छी चीज़ नहीं है, देखो हमारे माँ आबा-अजदाद के साथ क्या हुआ। तो वो कांसेप्ट उनको देते हैं कि पीस इज़ गुड फॉर एजुकेशन में है इनकी बाकायदा। मेरे बच्चे गए देख के फिर उनको डर लगता है कि यार ये क्या किया है। तो उसके अंदर नफ़रत नहीं पैदा करते कि भई अमेरिका ने किया, अमेरिकन एंटी अमेरिकन नहीं होते, लेकिन उनको पता है कि जंग ठीक नहीं है, दोनों की गलती है। बच्चों को पढ़ाते हैं कि यार जंग जो है, गलती कुछ जापानियों से भी हुई है, कुछ क्योंकि इन्होंने भी कुछ जाके कनकर्ड किया है सारा। तो कहते हैं उस वक़्त सेकंड वर्ल्ड वॉर में हाँ। इंसानों की मेंटालिटी जो थी ना, उसका लेवल जो है ना इंसानियत से बहुत नीचे गिरा हुआ था।
ये टीच करते हैं। कहते हैं अब जाके शऊर जो है, ज़मीर थोड़ा इंसानों को बढ़ा है, तो हमें चाहिए कि अपने कॉन्शियस लेवल को हाई करें। अब हमें समझ आ गई है कि यार ये ज़मीर की आवाज़ सुने और पीस करने का जो है ना एक-दूसरे के साथ बातचीत से हल हो सकता है, जंग से नहीं हो सकता। ये टीच करते हैं सर यहाँ पे, पीस थॉट है इनकी जापान के। तो मुगल साहब तकरीबन कितनी बिल्डिंग्स इन्होंने सिक्योर की हुई हैं? जैसे हम देखते हैं एक बिल्डिंग जो उस वक्त गिरी थी तबाह हाल, वो अब तक उसी तरह उसका स्केल्टन खड़ा हुआ है, वो जो बिल्कुल, दरिया के किनारे कहीं बिल्कुल, पे बिल्कुल। हिरोशिमा में। वो मेन इस आज तरह उसी की के कितनी बिल्डिंग्स हैं? मेन उसी को जी। बिल्डिंग का रखा है और उसके साथ जो है तकरीबन 8-10 जगह पे उन्होंने स्केयर किया है। तो मतलब अब वो असरात तो खत्म हो गए हैं। जहाँ रियली असल में वो जो बम पड़ा था, वो नीचे आके नहीं फटा, पता है वो एयर के अंदर फड़ा है उन्होंने। एयर के अंदर ब्लास्ट करके वहाँ से अच्छा। उसको स्प्लैश किया है। और जिस जगह पे वो ब्लास्ट हुआ उसके नीचे अभी जो जगह थी वहाँ एक वो डॉक्टर साहब हैं, वो यामाउची-सान है, उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया है। असल में जगह वो वहाँ पे अब पीसफुल जगह है। तो लोग जो भी जाते हैं वो हॉस्पिटल ज़रूर जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने अपनी जो है ना बिल्डिंग बना के वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि जो यानी दिखाने जो गड़ा बन गया था उसको हॉस्पिटल बनाया, उसको वो उधर हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने उसको उस जगह कंस्ट्रक्ट करके। कंस्ट्रक्शन करके बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है। लेकिन एक म्यूज़ियम और वो जो एक बिल्डिंग है उसको दिखाने के लिए और हिरोशिमा भी है कि कुछ जगह पे उन्होंने सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। बाकी वो असरात ख़त्म हो गए हैं। कोई कहते हैं ना कि वो एटॉमिक वो कहते हैं 10-20 साल तक रहे होंगे बच उनकी औलादों के अंदर आए हैं जो कि हैंडीकैप पैदा हुए हैं बड़े बड़े असरात जिसकी वज़ह से इनको एक ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन एक वो दिखाने के लिए उन्होंने रखा है। लेकिन सारी चीज़ें जो है ना म्यूज़ियम में है और नागासाकी म्यूज़ियम में, हिरोशिमा म्यूज़ियम में विद पिक्चर्स। और साथ-साथ ये भी बता दिया उन्होंने कि दुनिया के अंदर इस वक़्त कितने एटम बम मौजूद हैं, किस-किस मुल्क के पास कितने हैं, वो दिखाए बकायदा। और अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छा। बताऊँ पाकिस्तान का भी उसमें नाम लिखाया हुआ उन्होंने और वहाँ पे वो हुआ क्या कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की फ़ोटो भी लगाई हुई थी। फिर वो जाके एम्बेसडर साहब ने मुझे कहा, कहने लगे, "यार आप जाके किसी तरीके से फ़ोटो उतरवाओ यहाँ से, ये क्या है कि हमारी बेइज़्ज़ती हो रही है।" तो मैंने कहा, "अच्छा सर।" और मैं उनकी गवर्नमेंट से बात की, सिटी गव में मेयर से मेरी गपशप थी। मैंने कहा, "इसको हटाएँ।" तो फिर वहाँ जाके एम्बेसी ने बड़ा इस पे काम किया है वर्कआउट जिससे कि भई हमारा पाकिस्तान का नाम तो खराब ठीक है हमारे पास है, लेकिन उसको बैड इमेज में ना लेके जाएँ। वो डॉक्टर साहब की फिर तस्वीर वहाँ से हम्म। हटवाई। उसके साथ का जिसने इजाद की है उनकी तस्वीरें लगाई हैं सर उन्होंने, कि इन लोगों ने तो बनाए हैं। अबुल कलाम, डॉक्टर अबुल कलाम की भी इंडियन जो साइंटिस्ट है, बाद में बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल, प्रेसिडेंट बिल्कुल बने। सर उनकी बाकायदा लगाई हुई हैं सबकी ना, पूरी दुनिया की जिन्हीं के उनमें नहीं तो इत्तेफ़ाक से वो कहीं एम्बेसडर साहब आए हुए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये क्या है? ये पर अब 120 मुल्कों के एम्बेसडर गए हैं आज जाके देख रहे हैं ना, तो इत्तेफ़ाक जो फॉर्मर एम्बेसडर थे, दोस्त थे मेरे, इम्तियाज़ साहब थे वो यहाँ पे, वो कहने लगे यार मायूं जाके देख यार ये की कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा सर मैं उनसे बात करता हूँ जाके। तो फिर उन्होंने फिर उस वक़्त जो हमारे जो यहाँ पे मतलब एयर कमांडोज़ हैं, आर्मी के जो डील करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन को, उन्होंने फिर बड़ा फ़ोर्स किया इनकी गवर्नमेंट पे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि फ़ोटो नहीं है लेकिन नाम मौजूद है वहाँ के। पाकिस्तान के पास एटम है, इंडिया के पास है, किस-किस के पास है, वो दिखाते हैं लोगों को। तो ये उनके साथ लिख भी दिया कि इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले अपने एटम बम फेंकें और उसके बाद फिर आपसे पीस टॉक करेंगे। ये इनका मैसेज है सर। अच्छा, मुगल साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से आप पाकिस्तान में जापानीज को लाके टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान में रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए आपकी बड़ी काविशें हैं। आप उनके कल्चर को भी दिखाते हैं हमें ताकि हम उनको समझ सकें। मेरी ख्वाहिश है कि जो वहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट है जिनका आपने जिक्र किया है, उनको भी कभी विजिट पे कराएं पाकिस्तान जब, ताकि और कोई पीस लॉबी कम अज कम वहां से उठे जापान से, जिसमें जापानीज भी हो, इंडियंस भी हो, पाकिस्तानीज भी हो, ताकि साउथ एशिया में एक अमन का सिलसिला शुरू हो जाए और कम अज कम कनेक्टिविटी और खुशहाली प्रमोट की जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे गपशप लगती रहेगी और मैं कोशिश करूंगा हफ्ते दूसरे हफ्ते कोई कुछ ना कुछ आपसे मालूमात हम हासिल करते रहें। नहीं, नहीं, नहीं। बहुत-बहुत नाज़रीन, शुक्रिया आपने सर। हुमायूं साहब, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर। इंशाल्लाह फिर नाज़रीन, मुलाकात आपने सुना है, इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना हुमायूं साहब को और जापान के बारे में जो उन्होंने बताया और जिस तरह से वो अपनी हिस्ट्री को ट्रांसफर करें अपने बच्चों को और अमन की जो सबक है वो देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जंग के जो मुज़र असरात हैं उसका तजर्बा कर चुके हैं, उसका मजा चख चुके हैं। और यही सबक इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से है कि जंग कोई अच्छी चीज नहीं है और खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर जंग होती है तो वो इंतहाई खतरनाक होगी, न फकत इंडिया और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। तो बजाय ये कि हम डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को देखें, आए मिल बैठें, अपने मसाइल को हल करें, ट्रेड करें, खुशहाली लाएं, गुर्बत को मिटाएं, जहालत को मिटाएं, एक दूसरे की मदद करें और एक जन्नत नजीर माशरे को कायम करें। इन्हीं अल्फाज के साथ आज यही है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप अपने कमेंट से जरूर मुस्तफीद कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर हुमायूं साहब के साथ किसी और टॉपिक पे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।